हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी जीके। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, यानी कि जनवरी से लेकर जून 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका ऑलरेडी पार्ट 1 ये अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यह है इसका पार्ट नंबर 2, जहाँ पर हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, जहाँ पर डेली सुबह रवि सर आपके लिए डेली टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन लेके आते हैं करंट अफेयर के, जो कि आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेली सुबह आपको करंट अफेयर की क्लास लेनी है, जिससे आपका पूरा जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो वहाँ से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश ये कौन सा बना है? तो देखिए, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश ये बन गया है थाईलैंड। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है कि पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसने कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है उसका नाम है थाईलैंड। अब दक्षिण पूर्व एशियाई देश तो ये पहला है, लेकिन एशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एशिया का ये तीसरा देश है जिसने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। इससे पहले ताइवान ने साल 2019 में और नेपाल ने साल 2023 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो इसकी राजधानी हो जाएगी बैंकॉक। मुद्रा जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो है थाई बहत, और प्रधानमंत्री जो यहाँ पर हैं अभी थाईलैंड के, उनका नाम है श्रेथा थावेसीन। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्रोल के द्वारा प्रकाशित 2023 के लिए सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन पहले स्थान पर है? तो देखिए, सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग में निम्नलिखित में से पहले स्थान पर कौन है? इनका नाम है विराट कोहली, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो पहले स्थान पर है कौन? विराट कोहली, जो कि अभी एक रिपोर्ट या फिर आपको एक रैंकिंग पब्लिश करी है किसने? क्रोल ने। तो 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग में टॉप पर आते हैं कौन? विराट कोहली। अब देखिए, विराट कोहली आता है पहले स्थान पर, लेकिन अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर तो नाम आता है रणबीर सिंह का, और तीसरे स्थान की बात करें तो आते हैं कौन? शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, मिशन निश्चय ये किस राज्य पुलिस के द्वारा नशीली दवाओं के खिलाफ चलाया गया? तो देखिए, कोई भी मिशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंटली अभी यूपीएससी के एग्जाम में भी एक ऑपरेशन पूछा गया है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मिशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, आपको बहुत ध्यान से उन्हें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, मिशन निश्चय की बात करें तो बेसिकली ये पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया है। किस चीज़ के लिए? नशीली दवाओं के खिलाफ इसको चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है कि मिशन निश्चय इसका संबंध है किस राज्य से? यह है आपका पंजाब राज्य से। तो देखिए, पंजाब पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और गांव रक्षा समितियों के सहयोग से फजिल्फा जिले में दवाओं के खिलाफ एक सप्ताह का यह अभियान चलाया है जिसका नाम है मिशन निश्चय। फिर एक किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ये अभी की है किसने? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं ट्रेंट बोल्ट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ट्रेंट बोल्ट ये बिलोंग करते हैं किस देश से? न्यूजीलैंड से, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो देखिए, न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 2024 T20 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंतिम ग्रुप सी मैच के बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और ये आपको ध्यान रखना है, रिसेंटली जो T20 आपके वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका यूएसए, और साथ ही में कहाँ पर? वेस्ट इंडीज़ में। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है, संयुक्त राष्ट्र भूमि नायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र भूमि नायक के रूप में जो सम्मानित हुए हैं इनका नाम है सिद्धेश साकोरे। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है।
तो देखिए महाराष्ट्र के किसान हैं सिद्धेश साकोरे, जिन्हें अभी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने भूमि नायक यानी कि लैंड हीरो के रूप में सम्मानित किया है। और विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस के अवसर पर मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूएनसीसीडी बोन जर्मनी ने आयोजित एक कार्यक्रम में 10 भूमि नायकों के नामों की घोषणा की है, जिसमें एक नाम है किसका, सिद्धेश साकोरे का, जो कि बिलोंग करते हैं भारत के महाराष्ट्र से। तो ये आपको ध्यान रखना, नाम है इनका सिद्धेश साकोरे, जो कि यूएन भूमि नायक के रूप में सम्मानित किए गए हैं। फिर है विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ये कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करें विश्व शरणार्थी दिवस 2024 की, तो ये बना है 20 जून को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए हर साल 20 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस। और ये दिन उन लाखों लोगों को समर्पित है जिन्हें युद्ध या फिर उत्पीड़न या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर हम बात करें 2024 में विश्व शरणार्थी दिवस के थीम की, तो ये थीम है हर किसी का स्वागत है। फिर एक किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन ये किया है? तो देखिए अगर हम बात करें कि पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, इसका उद्घाटन किया है किसने, मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश राज्य ने, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वर्तमान में मोहन यादव। उन्होंने ही जून 2024 में अंतर्राज्यीय हवाई सेवा सुविधा, जिसका नाम है पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, का उद्घाटन किया है। और उन्होंने भोपाल हवाई अड्डे से इस सेवा के तहत अपनी पहली उड़ान का उद्घाटन भी किया है। और ये जो बेसिकली हेलीकॉप्टर सेवा है वो 2 विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग, जिनका नाम है ओंकारेश्वर और साथ ही में महेश्वर, इनको जोड़ेगी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी ये कौन करेगा? तो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी ये करेगा अपना प्यारा देश भारत। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने घोषणा की कि भारत 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। और ये जो टूर्नामेंट है वो 2025 में दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। इसका जो पिछला संस्करण था वो 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। और पहली बार हॉकी जूनियर विश्व कप में 24 टीमें यहाँ पर शामिल होगी। और 2023 में जर्मनी फ्रांस पर 2-1 से जीत के साथ में विजेता बना था। यानी कि 2023 में जो विजेता टीम थी वो थी आपकी जर्मनी। और 2025 में क्या होगा वो तभी देखेंगे, लेकिन इसको होस्ट करेगा कौन? अपना प्यारा देश भारत। फिर है मर्सर के 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर ये कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर की अगर हम बात करें तो ये बना है हांगकांग। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए पूरे विश्व में जो टॉप पर है वो तो है हांगकांग, लेकिन अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आता है कौन सा? मुंबई, जो कि 136वें स्थान पर है। फिर नंबर आता है दिल्ली का, और उसके बाद आता है कौन सा? चेन्नई। ठीक है, तो मर्सर के 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है, जहां पर व्यक्तिगत देखभाल, ऊर्जा उपयोगिताएं, परिवहन और आवास की लागत बहुत ज़्यादा अधिक है। अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो टॉप पर आता है हांगकांग, उसके बाद आता है सिंगापुर, उसके बाद आता है ज्यूरिक, देन जेनेवा, और उसके बाद आता है बेसल। हालांकि इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको टॉप मोस्ट ध्यान रखना है, जो कि है कौन सा? हांगकांग। फिर किसने बच्चों के लिए अपनी पहली किताब, जिसका नाम है एड फाइंड्स अ होम, का अनावरण किया है? तो एड्स फाइंड अ होम, इसका अनावरण ये अभी किया है अभिनेत्री आलिया भट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि बच्चों के लिए पहली किताब है जिसका नाम है एड फाइंड्स अ वे, एड्स फाइंड्स अ होम, इसका जो अनावरण है वो किया है किसने? आलिया भट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब भी कोई भी इंडियन पर्सनैलिटी पहली बार कोई अवार्ड, कोई सम्मान पाती है तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वैसे ही नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं विनोद गनात्रा। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा।
तो विनोद गनात्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में ये पुरस्कार प्रदान किया गया और वो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फिर नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर की भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी पेरिस ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, होपफुल कि हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, यही हमारी दुआएं हैं, यही हमारी कामना है। तो अभी रिसेंटली जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। तो देखिए ओलंपियन और विश्व चैंपियन रहे नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने 85.97 मीटर दूरी पर भाला फेंककर ये उपलब्धि अपने नाम की है। फिर मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन ये किस राज्य में किया जाएगा? तो मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन ये होगा केरला में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन ये केरल एडवेंचरस टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा पर्यटन विभाग, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद और कोझिकोड जिला पंचायत के सहयोग से किया जाता है और भारतीय कैनोइंग एसोसिएशन भी इस प्रमुख आयोजन के लिए तकनीकी सहायता यहाँ पर प्रदान कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है मालाबार नदी महोत्सव 2024 इसका आयोजन ये हुआ है केरल में। फिर विश्व सिकल सेल दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो विश्व सिकल सेल दिवस 2024 ये मना है 19 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए सिकल सेल रोग एक आनुवांशिक रक्त विकार है और ये दिन जनता, सरकार और अन्य हितधारकों के बीच में इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है और इसका उद्देश्य बेसिकली अवेयरनेस को क्रिएट करना ताकि इस बीमारी का शीघ्र ही पता लगाया जा सके और रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए निवारक उपायों का उपयोग भी यहाँ पर किया जा सके। 2024 में विश्व सिकल सेल दिवस की जो थीम थी या फिर जो विषय था वो था प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। फिर है 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय ये बन गई हैं श्रुति वोरा, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इस पर ध्यान रखना है। और ये जो आयोजन था इस गेम का ये कहाँ पर हो रहा था? तो ये स्लोवेनिया के लिपिका में इसका आयोजन हो रहा था जहाँ पर श्रुति वोरा ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता यहाँ पर जीती और ऐसा जीतने वाली ये पहली भारतीय यहाँ पर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2024 ये कब मनाया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2024 तो ये बना है 15 मार्च को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि 15 मार्च को हर साल ये मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2024 ये मनता है 15 मार्च को। इस बार के थीम की अगर हम बात करें तो यह है उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई यानी कि फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। और ये जो बेसिकली प्रोग्राम है या फिर ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य होता है उपभोक्ता अधिकारों और उनकी ज़रूरतों के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये बेसिकली इसका यहाँ पर उद्देश्य होता है। फिर राज्य भवन बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए राज्य भवन बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य ये बन गया है कौन सा? महाराष्ट्र, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए 370 आर्टिकल पहले वहाँ पर इंप्लीमेंट था लेकिन अब उसको हटा दिया गया और उसी के बाद में अब जम्मू कश्मीर में कोई भी इंसान यहाँ पर लैंड को परचेज कर सकता है और उसी में पहला राज्य जिसने वहाँ पर राज्य भवन बनाने के लिए लैंड को परचेज किया वो है महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ पर परचेज किया? जम्मू कश्मीर में। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने का निर्णय लिया है और महाराष्ट्र की सिंधी सरकार इस जमीन पर जम्मू कश्मीर जाने वाले अपने पर्यटकों के लिए एक गेस्ट हाउस राज्य भवन बनाएगी जिसमें जो कुल लागत यहाँ पर लगने वाली है वो लगेगी 8.16 करोड़ रुपए। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा राज्य बनवाएगा? महाराष्ट्र। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है।
फिर है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राष्ट्रीय पार्टी को चुनावी बॉन्ड के तहत सबसे अधिक धनराशि यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड आपने काफ़ी सुना होगा, अभी न्यूज़ में था। तो उसी के दौरान जो सबसे ज़्यादा फंडिंग जिस पार्टी को की गई है वो है कौन सी, भाजपा यानी कि बीजेपी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो चुनावी बॉन्ड है उसके तहत सबसे ज़्यादा जो धनराशि यहाँ पर प्राप्त हुई है वो हुई है भाजपा को। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 12 अप्रैल 2019 और 24 जनवरी 2024 के बीच में आश्चर्यजनक रूप से 6060.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड यहाँ पर भुनाए हैं। दूसरे स्थान पर नाम आता है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का, और तीसरे स्थान पर यहाँ पर नाम आता है किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। तो आपको ध्यान रखना है पहले पर कौन सी है, बीजेपी, फिर आती है तृणमूल कांग्रेस, और तीसरे पर आती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर किस देश ने गंडकी प्रांत के एक सुरम्य शहर जिसका नाम है पोखरा, इसको हिमालय राष्ट्र की पर्यटन राजधानी घोषित की है, मतलब किस देश की। तो यहाँ पर है कौन सा, ये है आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नेपाल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए नेपाल डिक्लेयर्स पोखरा एज इट्स टूरिज्म कैपिटल, यानी कि नेपाल ने अपना जो टूरिज्म कैपिटल यहाँ पर डिक्लेयर किया है वो किसको किया है, पोखरा को। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से प्रांत में ये होता है, तो यह गंडकी प्रांत में। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए सुरम्य फेवा झील के तट पर स्थित बाराही घाट पर आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान औपचारिक घोषणा यहाँ पर की गई है, जिसमें पर्यटन राजधानी के रूप में पोखरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पहचानने योग्य ब्रांड के रूप में स्थापित करने में यहाँ पर मदद मिलेगी। फिर किस कंपनी ने भारत देश के लिए अपना पहला गेमिंग इंक्यूबेटर ये लॉन्च करने की घोषणा की है। तो पहला गेमिंग इंक्यूबेटर लॉन्च करने की घोषणा ये की है क्राफ्टन इंडिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए विश्व की प्रमुख गेम डेवलपमेंट कंपनियों में से एक है क्राफ्टन। इसने गेम डेवलपमेंट के लिए अपनी तरह के पहले इंक्यूबेटर की घोषणा की है जो कॉन्सेप्ट स्टेज से विकास की अनुमति देगा। और अगर हम बात करें क्राफ्टन इंडिया इंक्यूबेटर प्रोग्राम की प्रमुख, तो इनका नाम है अनुज शाहानी। तो ये भी आपस में ध्यान रख सकते हैं। फिर किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा परीक्षण किया गया। तो ये परीक्षण किया अमेरिका की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है स्पेस एक्स, इसने। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। हालांकि अमेरिका में स्थित है लेकिन ये अमेरिकन गवर्नमेंट की नहीं है बल्कि किसकी है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि स्पेस एक्स के मालिक कौन है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा परीक्षण किसने किया, स्पेस एक्स ने किया, जो कि अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप का तीसरा परीक्षण किया है। कहाँ से लॉन्च किया है, तो ये टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया है। और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है, जिसकी व्हीकल की ऊंचाई कितनी है 397 फीट, और ये पूरी तरह से रियूजेबल है। ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परोपकार कार्य के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए सम्मानित किए गए हैं कौन, रतन टाटा जी। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं ये है रतन टाटा जी जिन्हें परोपकार कार्य के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पीवी नरसिम्हा राव की बात अगर हम करें तो ये पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। फिर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 ये कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 की बात करें तो ये बनाया गया है 16 मार्च को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए हर वर्ष 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, जिसे हम इम्यूनाइजेशन डे के नाम से भी जानते हैं। ये दिन वैक्सीनेशन करने में जुटे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की कड़ी मेहनत के प्रति आभार को जताने का प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 ये बना है 16 मार्च को। फिर पांडवला गुट्टा को किस राज्य में विशेष भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो पांडवला गुट्टा की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये बिलोंग करता है तेलंगाना से, जहां पर अभी इसको विशेष भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा।
तो देखिए, पांडवुला गुट्टा हिमालय पर्वत से पहले का एक प्राचीन भूवैज्ञानिक आकृति है, जिसे आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। पांडवुला कोंडा या फिर पांडवुला गुट्टा एक भूवैज्ञानिक आकृति है जो तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले में स्थित है। फिर मार्च 2024 में लक्ष्मी नारायण रामदास का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो कौन थे? तो देखिए, अगर हम बात करें लक्ष्मी नारायण रामदास जी की, जिनका 90 वर्ष की आयु में मार्च 2024 में निधन हुआ, ये थे पूर्व नौसेना अध्यक्ष। तो आपको ध्यान रखना है, या फिर पूर्व नौसेना प्रमुख आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्मी नारायण रामदास जी की अगर हम बात करें तो साल 1990 से लेकर 1993 तक नौसेना प्रमुख के पद पर रहे थे और वो 13वें नौसेना प्रमुख बने थे। 1971 के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। और आपको ध्यान रखना है कि ये एशिया को सैन्यकरण से दूर करने और परमाणु निरस्त्रीकरण के उनके प्रयासों के लिए 2004 में उन्हें शांति के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी नारायण रामदास ये थे पूर्व नौसेना प्रमुख। फिर महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो देखिए, महाराष्ट्र में है अहमदनगर, जिसका अब नाम बदलकर ये करने का फैसला किया गया है क्या? अहिल्यानगर। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने का फैसला किया है और इनका नाम अहिल्याबाई के ऊपर रखा है, जो कि 18वीं शताब्दी में मालवा प्रांत की सबसे योग्य शासिका थी। इनका जन्म 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। फिर दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम है डेविन, ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो अगर हम बात करें दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर डेविन, इसको जो लॉन्च किया है वो किया है कॉग्निशन ने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, वो क्या है? डेविन। तो देखिए, अमेरिका के स्टार्टअप ने डेविन नाम का एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये एक नया एआई टूल है और इस टूल को अमेरिकी एआई लैब जिसका नाम है कॉग्निशन, इसने बनाया है। फिर भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 12वीं बैठक का आयोजन ये हुआ है नई दिल्ली में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। संस्करण जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया 12वां था। आयोजन तिथि की बात करें तो 12 से लेकर 13 मार्च 2024 और इसका जो उद्देश्य था, या फिर आप कह सकें इसका जो केंद्रित मतलब सेंटर पॉइंट था, वो था 2 दिवसीय बैठक रक्षा सहयोग और सैन्य से सैन्य आदान प्रदान को बढ़ावा देना। ये इस पहल का बेसिकली मुख्य फोकस था। फिर इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक है विशाल पांडे, जिन्होंने बुक लिखी है इजराइल वॉर डायरी। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर किस राज्य में फूलदेई महोत्सव ये मनाया जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें फूलदेई महोत्सव 2024 तो ये मनाया गया है उत्तराखंड में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो घर घर जाते हैं और घर की देहरी पर बैठकर लोकगीत गाने के साथ साथ घर घर जाकर फूल को बरसाते हैं। और ये जो त्यौहार है या फिर ये जो पर्व है फूलदेव पर्व, ये उत्तराखंड में चैत्र संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। फिर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, अगर हम बात करें बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब ये जीता है मैक्स वेस्टैपन ने। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर स्पिन सर्विस को इजाद करने वाले पूर्व शटलर जिनका नाम है विंग कमांडर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो बेसिकली यहाँ पे आपसे नाम ही पूछा है। तो इनका नाम था सतीश भाटिया, जिन्होंने की स्पिन सर्विसेज का इजाद किया था और ये पूर्व शटलर विंग कमांडर है। नाम है इनका सतीश भाटिया। अगला आपका क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, चमेली देवी जैन पुरस्कार की बात करें तो ये 2 लेडीज़ को सम्मानित किया गया, जिनमें नाम है ग्रीष्मा कुठार का और साथ ही में रितिका चोपड़ा का, यानी कि बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पर सही होगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2
व्यक्तियों को या फिर 2 महिलाओं को यहाँ पर मिला है, जिनका नाम है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये बेसिकली महिला मीडिया पर्सन के लिए दिया जाता है, जिसमें नाम आता है स्वतंत्र पत्रकार है ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की हैं रितिका चोपड़ा। इन्हें ही इस बार के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर किस टेलीस्कोप ने सबसे प्रारंभिक ज्ञात मृत आकाशगंगा की खोज की है? तो देखिए, अगर हम बात करें टेलीस्कोप की तो यह है बेसिकली जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसने की सबसे प्रारंभिक ज्ञात मृत आकाशगंगा की खोज यहाँ पर की है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ब्रह्मांड को जन्म देने वाली जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, इसके 700 मिलियन वर्ष के बाद में लगभग 13.1 अरब साल पहले ही तारों का निर्माण यहाँ पर बंद हो गया था और पिछले कुछ वर्षों में कई मृत आकाशगंगाओं का पता लगाया गया। लेकिन ये जो है अभी जो खोज हुई है, ये लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले का सबसे पहला मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है। फिर है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत ये कहाँ पर होगी? तो देखिए, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत ये होगी कर्नाटक के बेंगलुरु में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। फिर है इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये कौन बने हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की, तो इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये बने हैं MV राव। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, MV राव अतुल कुमार गोयल का स्थान लेंगे, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। अगर हम बात करें इंडियन बैंक एसोसिएशन की, तो ये भारत में कार्यरत बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। फिर एक किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 की, तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है निशांत को। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। अब इन्हें ये जो पुरस्कार है वो क्यों दिया गया है? तो निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक जिसका नाम है कविता पाठ आलोचना के लिए ये सम्मान उन्हें दिया गया है। अगर हम बात करें डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान की, तो डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक थे और ये पुरस्कार किसी युवा आलोचक को हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत ये हुई थी वर्ष 1995 में। फिर विश्व जल दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें विश्व जल दिवस 2024 की, तो ये बनाया गया है 22 मार्च को। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इस बार की जो थीम थी 2024 की वो थी शांति के लिए जल यानी कि वाटर फॉर पीस। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसका जो मुख्य फोकस था वो SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपको छी उसकी उपलब्धि का समर्थन करता है, जिसमें 2030 तक सभी के लिए साफ जल यानी कि क्लीन वाटर और स्वच्छता उपलब्ध करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर विश्व कविता दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो विश्व कविता दिवस की बात करें तो ये बना है 21 मार्च को। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम की बात करें तो यह विशाल कंधों पर खड़े होना यानी कि स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ अ जायंट। और अगर हम बात करें विश्व कविता दिवस मनाने का उद्देश्य, तो विश्व में कविताओं के लेखन, पठन, प्रकाशन और शिक्षण के लिए नए लेखकों को प्रोत्साहित करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य होता है। और विश्व कविता दिवस 2024 की बात करें तो ये अभी मना है 21 मार्च को, और 21 मार्च को ये मनता है, लेकिन 2023 में ये पहली बार कब मना था? अक्टूबर में इसको मनाया गया था। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच में अभ्यास जिसका नाम है IMT ट्रायलेट 2024 इसके दूसरे संस्करण का आयोजन ये किया गया है? तो देखिए, ट्रायलेट एक्सरसाइज है ये भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। संस्करण की बात करें तो ये इसका दूसरा संस्करण था। आयोजन तिथि 21 से लेकर 29 मार्च 2024 और इस वर्ष इसका आयोजन तंजानिया के जंजीबार और मोजाम्बिक के मापुतो बंदरगाह पर किया जा रहा है। और भारत के प्रतिनिधित्व की बात करें तो INS तीर और INS सुजाता के द्वारा इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया भारत का किसमें? IMT ट्रायलेट 2024 की एक्सरसाइज में। फिर मार्च 2024 में भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा।
तो देखिए भारत सरकार के द्वारा हिंसाग्रस्त कैरिबियन देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती यहाँ पर शुरू किया गया है। फिर है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक ये बने हैं शरद कमल, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम चैंपियंस हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल। इन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। मुख्यालय इसका लॉसन स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में उनका नाम है थॉमस बाक। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारत ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ में पहली बार 2+2 वार्ता में भाग लिया है? तो ये भाग लिया है ब्राज़ील ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारत और ब्राज़ील ने प्रमुख क्षेत्रों पे सहयोग पर चर्चा करते हुए अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता यहाँ पर आयोजित की है। और ये वार्ता ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी और आतंकवाद रोध सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। अब देखिए यहाँ पर 2+2 या वार्ता की बात हुई है। अब आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, आपको बताना है कि इंडिया कितने देशों के साथ में 2+2 वार्ता का यहाँ पर आयोजन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो देखिए भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष ये बने हैं नरेंद्र मोदी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो और ये जो सम्मान है ये किसने दिया है? तो ये भूटान के राजा जिम्गे खेसर नामग्याल वांगचुक के द्वारा प्रदान किया गया और नरेंद्र मोदी जी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता यहाँ पर बन गए हैं। फिर इंडियन स्टील एसोसिएशन ने नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं नवीन जिंदल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इंडियन स्टील एसोसिएशन के अनुसार यह भारत के कच्चे इस्पात उत्पादन के 65% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने से मना कर दिया, फिर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया रशिया और बेलारूस के एथलीटों पर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर किस अंतरिक्ष एजेंसी के गया दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों की 2 प्राचीन धाराओं की खोज की है? तो शिव और शक्ति नामक 2 तारों की प्राचीन धाराओं की खोज ये की है यूरोप की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए लगभग 12 अरब वर्ष पूर्व बनी ये खगोलीय संरचनाएं हमारी आकाशगंगा के निर्माण में योगदान देने वाली सबसे प्रारंभिक संरचनाओं में से एक है और जर्मनी के हिंडलबर्ग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की ख्याति मल्हान के नेतृत्व में इन प्राचीन संरचनाओं की खोज यहाँ पर की गई है। अब देखिए यहाँ पर जो नाम है वो रखे गए हैं शिव और शक्ति, और शिव और शक्ति देखकर कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा इसरो के साथ में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शिव और शक्ति नाम के जो ये 2 प्राचीन धाराओं की खोज यहाँ पर की गई है ये डिस्कवर की है किसने? ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। फिर शोधकर्ताओं ने केरल के तट पर गहरे समुद्र में आइसोपोड की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम ये किस संगठन के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है इसरो यानी कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसके नाम पर। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब इस आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रुस्थोवा इसरो। और ये जो बेसिकली ब्रुस्थोवा है ये छोटा क्रस्टियन है जो कि मछलियों को खाता है। अगर हम बात करें इसरो की तो इसका मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है S सोमनाथ। फिर लेबनान में आयोजित WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है जी साथियान, जो कि बने हैं पहले भारतीय जिन्होंने WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट को यहाँ पर जीता है।
अब ये तो है मेल कैटेगरी में। अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी में तो ये जीता है किसने, जिया लियान नी ने, जो कि बिलोंग करती हैं चाइना से। बस आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, फीमेल और मेल कैटेगरी दोनों में किस किसने जीता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स और वेप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए डिस्पोजल ई सिगरेट्स और वेप्स पर प्रतिबंध ये लगा है किसने, न्यूजीलैंड ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रतिबंध के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स बेचने पर अधिक जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूजीलैंड ये पहला देश है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने भी डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है। फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 के किस अध्यक्ष को सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको, सुल्तान अल जाबेर को, जिनको आप इमेज में देख सकते हैं। यह है सुल्तान अल जाबेर जिन्हें सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए COP28 के अध्यक्ष थे, यूएई से बिलोंग करते हैं। भारत को रिप्रेजेंट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। और COP28 ये कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और COP29 की बात करें ये होगा कहाँ पर, बाकू अजरबैजान में। इसके अलावा देखिए हमारी कुछ पीडीएफ अभी रिसेंटली रिलीज हुई हैं, जैसे कि जनवरी से लेकर मई 2024 का पूरा कंपाइलेशन, जिसमें आपको लास्ट 5 मंथ का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपके मोर देन 4000 क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा मई मंथ का करंट अफेयर। ये उन लोगों के लिए जिसने ऑलरेडी जनवरी से लेकर अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर परचेस कर लिया, वो सिर्फ मई का करंट अफेयर यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सभी ई बुक्स की पीडीएफ जो लिंक है वो आपको वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी और सीईओ ये कौन बने हैं? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, इसके नए एमडी और सीईओ ये बने हैं निधु सक्सेना। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 में और इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टाइम्स पावर आइकन 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा विजय जैन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक श्री विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार नोएडा में आयोजित पुरस्कार समारोह में द टाइम्स ग्रुप के द्वारा दिया गया है। फिर है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड इस पुस्तक के लेखक हैं एस रमन। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके यहाँ पर सही होगा। ये जो पुस्तक है वो एक आत्मकथा है जो कि कैनरा बैंक के रिटायर्ड अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एस रमन द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करें एस रमन की, तो उन्होंने सेबी के बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये जनता के लिए खुला है, तो ये किस राज्य या यूटी में स्थित है? आपको बस ये ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए कश्मीर घाटी में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में आधिकारिक तौर से ये जनता के लिए खोल दिया गया और इस वर्ष यह उद्यान विभिन्न किस्मों के 17 लाख फूलों से खिलेगा, जिनमें इस वर्ष 5 नए फूलों की किस्में भी इसमें शामिल होंगी। फिर WTT फीडर टूर्नामेंट 2 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए WTT फीडर टूर्नामेंट 2 में महिला एकल का खिताब ये जीता है श्रीजा अकुला ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका इसमें सही होगा कि श्रीजा अकुला ने WTT फीडर टूर्नामेंट 2 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है।
इसके आयोजन की बात करें तो ये हुआ था लेबनान के अल कावथर सेकेंडरी स्कूल में, और दुनिया के 47वें नंबर की अकुला ने लग्जमबर्ग की सारा डी नुट्टे को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। देखिए, जब ये खिताब जीता था उन्होंने मार्च 2024 में, तब उनकी दुनिया में 47वें नंबर पर उनकी रैंक थी। लेकिन अभी जैसे रिसेंटली जब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपको हर किसी की जो भी रैंकिंग होती है, वो भले किसी कंट्री की हो, किसी स्टेट की हो या किसी व्यक्ति की हो, तो आपको एग्ज़ाम से पहले उन्हें अपडेट करके चलना होता है, क्योंकि ये जो रैंक होती है वो उस हिसाब से होती है जिस हिसाब से इन्होंने मतलब जिस टाइम पे उन्होंने ये अवार्ड जीता था। अब अगर हम आज की बात करें तो सृजा अकुला की रैंक कुछ और भी हो सकती है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको ये अपडेट करके चलने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो WTT फीडर टूर्नामेंट 2 है महिला एकल, ये जीता है किसने? सृजा अकुला ने। फिर सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 की बात करें तो ये हुआ है चंडीगढ़ में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही होगा। इसके आयोजन की बात करें तो 27 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में ये हुआ है, और अभिनेता बोमन ईरानी इस कार्यक्रम का उद्घाटन इन्होंने किया है। और कांस विजेता फिल्म जो है द टेस्ट ऑफ थिंग्स, ये इस सिल्वेस्टर फिल्म फेस्टिवल की जो है यहाँ पर ये उद्घाटन फिल्म बनी है। फिर मार्च 2024 में तमिल अभिनेता का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो देखिए, मार्च 2024 में इनका निधन हुआ है। तमिल अभिनेता थे और इनके नाम की अगर हम बात करें तो इनका नाम था लक्ष्मी नारायण सेशु, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के पहले पैरा पावर लिफ्टर ये कौन बने हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले पैरा पावर लिफ्टर है जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2024 में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। जो भी बच्चे यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है यहाँ पर विनय, पूरा नाम है विनय कुमार, तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। तो देखिए, 18 वर्षीय एथलीट ने प्रतियोगिता में 59 केजी युवा वर्ग में 120 किलोग्राम का प्रभावशाली वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है, और ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। और ये अवार्ड जीतने या फिर ये कैसे ये गोल्ड मेडल जीतने वाले ये उत्तर प्रदेश के पहले पैरा पावर लिफ्टर बन गए हैं। फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक ये बन गए हैं सदानंद वसंत, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तो इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिर सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रुथ 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया है 24 मार्च को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के आधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, और यह दिन हर साल 24 मार्च को मॉर्निंग सर ऑस्कर एल्फोन रोमेरो को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1980 को उनकी हत्या कर दी गई थी, और तभी से सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हर साल मनाते हैं 24 मार्च को। फिर किस भारतीय फुटबॉलर को अफगानिस्तान के खिलाफ अपना 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने की उपलब्धि के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है सुनील छेत्री को। हालांकि इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, उसकी घोषणा कर दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच जो कि इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला है, और उसी की उपलब्धि में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इन्हें सम्मानित किया है। तो इनका नाम है क्या? सुनील छेत्री। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुनील छेत्री क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद में तीसरे सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में, और इसका मुख्यालय ये आपको देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली में। फिर किस देश ने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी ये किसने की है? ये करी है ब्राज़ील ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे।
तो देखिए, ब्राज़ील के नेतृत्व में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक भारत की भागीदारी के साथ ब्रासीलिया में आयोजित की गई है। और बैठक का मुख्य विषय गुणवत्तापूर्ण रोजगार, डिजिटल परिवर्तनों के बीच उचित बदलाव, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका और कार्यस्थलों में लैंगिक समानता है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे आप। कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है ब्रासीलिया में। फिर एक किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट ये लॉन्च किया है? तो देखिए, कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क जिसका नाम है कोविनेट, इसको लॉन्च किया है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविनेट लॉन्च किया है जो मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना वायरस निगरानी में विशेषज्ञता वाली प्रयोगशालाओं का एक वैश्विक नेटवर्क है। इसका उद्देश्य संभावित नाम उपभेदों सहित उभरते हुए कोरोना वायरस का पता लगाना और निगरानी करना है और जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाना और साथ ही में WHO नीतियों को सूचित करना है। फिर एक किस अंतरिक्ष कंपनी ने इसरो के प्रदोलन परीक्षण स्थल पर कलाम 250 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण क्या है? स्काईरूट एरोस्पेस ने। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, स्काईरूट एरोस्पेस ने इसरो के प्रणोदन स्थल से कलाम 250 का सफल परीक्षण ये किया है। तो देखिए, मार्च 2024 की ये न्यूज़ है जब स्काईरूट एरोस्पेस ने इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कलाम 250 का सफल परीक्षण किया। विक्रम-1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के इस दूसरे चरण में कार्बन मिश्रित रॉकेट मोटर, APDM थर्मल सुरक्षा और सटीक थ्रस्ट वेक्टर नियंत्रण की सुविधा है। और स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित यह प्रक्षेपण यान को वायुमंडल से बाहरी अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, जो इसके आरोहण में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाएगा। फिर लैटिन अमेरिका क्लब जिसका नाम है कोलन FC के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विजय छेत्री। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 की अगर हम बात करें तो ये बना है 30 मार्च यानी कि 30 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हर साल यानी कि प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है और ये दिन शून्य अपशिष्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने, कार्यवाही को प्रेरित करने पर बल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 की बात करें तो अभी तक इसकी कोई आधिकारिक थीम यहाँ पर घोषित नहीं की गई है, ये भी आप इस पे ध्यान रखेंगे। फिर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करें नेशनल डॉक्टर्स डे तो ये 2024 में मना है 30 मार्च को। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस व्यक्तिगत जीवन और समुदायों में चिकित्सकों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाने वाला दिन है। और USA में पहला डॉक्टर दिवस ये 30 मार्च 1933 को मनाया गया था। इसके थीम की अगर हम बात करें तो ये है विंग्स एंड स्टेथोस्कोप हीलर्स ऑफ होप। ये है 2024 की नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम। फिर एक किस देश ने चंद्र मिशनों का समर्थन करने के लिए क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह ये लॉन्च किया है? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसको लॉन्च किया है चाइना ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने मार्च 2024 को चंद्रमा के दक्षिण से संचार का समर्थन करने के लिए चंद्रमा के चारों ओर एक अंडाकार जमे हुए कक्षा में इस रिले उपग्रह को लॉन्च किया है। और यह उपग्रह चंद्रमा की सतह पर चांग-ई 6, चांग-ई 7 और चांग-ई 8 मिशनों के संचालन का समर्थन यहाँ पर करेगा। फिर किस देश में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक का आयोजन ये किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? आपको ध्यान रखना, ये हुआ है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके आयोजन की बात करें तो ये हुआ है 23 से लेकर 27 मार्च 2024 के बीच में। और भारत का प्रतिनिधित्व ये किया है उस समय के राज्यपाल की उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने। और इस बैठक के बीच होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने वाला प्रतिनिधित्व मंडल या फिर सदस्य कूटनीति और शांति और समझ के लिए पुलों के निर्माण जैसे मुद्दों को यहाँ पर उठाएगा और उन पर बातचीत यहाँ पर करेगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा जिसका नाम है गैल्सुन जेत्सुन पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है भूटान की राजधानी थिम्पू में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी और भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे ने
संयुक्त रूप से भूटान की राजधानी थिम्पू में एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया। ये जो अस्पताल है वो 150 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक सुविधा वाला अस्पताल है, जिसे भारतीय सहायता से बनाया गया है। फिर इस सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरत डायमंड बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसका नया अध्यक्ष ये बने हैं गोविंद ढोलकिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें गोविंद ढोलकिया की, तो ये गुजरात से राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया हैं और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे वल्लभ भाई पटेल का। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पछाड़कर सूरत डायमंड बोर्ड्स अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन यानी कि कॉरपोरेट ऑफिस यहाँ पर बन गया है। फिर स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी ये कौन सी बन गई है? तो स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी ये बन गई है अग्निकुल कॉस्मोस, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए अग्निकुल कॉस्मोस की बात करें तो ये अपना पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने वाली दूसरी भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है और इसके रॉकेट के नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम है अग्निबाण। स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली भारत की पहली निजी कंपनी तो ये थी हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहली है हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस और दूसरी है आपकी अग्निकुल कॉस्मोस। फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी की बात करें तो ये बनी है गिरिजा सुब्रमण्यम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना इसकी हुई थी 23 जुलाई 1919 में और इसके संस्थापक की बात करें तो ये हैं दोराबजी टाटा। फिर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री ये बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए ईडी, जिसको प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जानते हैं, उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको शराब नीति घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। फिर है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? तो इसने अभी प्राप्त किया मिनी रत्न कंपनी का दर्जा, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी होती है तो उसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जैसे कोई महारत्न होती है, कोई नवरत्न होती है, कोई मिनी रत्न होती है और फर्दर मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरी होती है। तो रिसेंटली जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसको मिनी रत्न श्रेणी 1 का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। तो देखिए ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसने हासिल की है। अगर हम बात करें ग्रिड इंडिया की तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और ग्रिड इंडिया को पहले पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। फिर किसके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति ये नियुक्त की है? तो इस समिति की नियुक्ति की है DY चंद्रचूड़ ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करके एक निर्णायक कदम यहाँ पर लिया है। अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तो ये राजस्थान का राज्य पक्षी है और IUCN स्टेटस की बात करें अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तो ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है। फिर डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी कि DNPA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है मरियम मेमम मैथ्यू को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए मनोरमा ऑनलाइन की CEO मरियम मेनम मैथ्यू को डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया और इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2024 से लेकर 2 वर्ष के लिए रहेगा और वे अमर उजाला के प्रबंध निदेशक जो है तन्मय माहेश्वरी, इनकी इन्होंने जगह यहाँ पर ले ली है। फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो FIO का नया अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये नियुक्त हुए हैं कौन? नाम है इनका अश्वनी कुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तो इसके महानिदेशक और CEO ये है कौन? डॉक्टर अजय सहाय। इसका गठन ये हुआ था 1965 में और इसका मुख्यालय है कहाँ पर? नई दिल्ली में। फिर किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए NPCI के साथ में साझेदारी में फ्लैश पे को लॉन्च किया है?
तो देखिए फ्लैश पे को लॉन्च किया एनपीसीआई की साझेदारी में किस बैंक ने, तो ये बैंक है फेडरल बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है, आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ग्राहक व्यक्तिगत पहचान संख्या यानी कि पिन का उपयोग किए बिना 5,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, जबकि अगर 5,000 से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए उन्हें पिन ऑथेंटिकेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें फेडरल बैंक की, तो इसके प्रबंध निदेशक कौन है, तो ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये है श्याम श्रीनिवास, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है, केरला में है। स्थापना इसकी हुई थी 1931 में। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीती है, तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये जीती है कार्लोस सेंज ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2024, ये कब मना है, तो ये मना है 23 मार्च को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये जो अगर हम बात करें विश्व मौसम विज्ञान दिवस की, तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाते हैं, और इस अवसर पर पृथ्वी के पर्यावरण और इससे जुड़े लोगों के व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है। 2024 में अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो यह जलवायु कार्यवाही की अग्रिम पंक्ति में यानी कि एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। फिर साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो साइमन हैरिस की बात करें तो ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इससे पहले जो थे लियो वराडकर, वो 38 वर्ष के थे, लेकिन अगर हम साइमन हैरिस की बात करें तो ये 37 वर्ष के थे। तो लियो वराडकर के बाद में जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जो कि 38 वर्ष के थे, तो उसी के बाद में सबसे युवा प्रधानमंत्री जो आयरलैंड के बन गए हैं, अब वो बन गए साइमन हैरिस। अगर हम बात करें आयरलैंड की, तो इसकी राजधानी हो जाएगी डबलिन। प्रधानमंत्री अभी जो बने हैं साइमन हैरिस, राष्ट्रपति है माइकल डी हिंगिस, और मुद्रा जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो है यूरो। फिर शहीद दिवस यानी कि मार्टियर्स डे 2024, ये कब मनाया गया है, तो मार्टियर्स डे ये बनाते हैं हम 23 मार्च को, क्योंकि उस दिन हमारे देश के 3 महान व्यक्ति जिनका नाम था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी। तो आपको ध्यान रखना है, शहीद दिवस हम मनाते हैं 23 मार्च को। फिर पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु जिसका नाम है नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो देखिए पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति ये बन गए हैं क्रिस ब्राउन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन प्रशांत महासागर में दुर्गमता का महासागर ये ध्रुव जिसका नाम है पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। पॉइंट नीमो की बात करें तो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये कोई एग्जैक्ट वहाँ पर पॉइंट नहीं है, बस एक इमेजिनरी पॉइंट है जो कि स्थित है कहाँ पर, न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में। फिर एक गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये है त्रिशूल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। त्रिशूल के उपयोग की अगर हम बात करें तो सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का उपयोग लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, साथ ही में यातायात को आकलन करना, इन सब में किया जा सकेगा। गरुड़ एरोस्पेस की बात करें तो एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में, और इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। फिर किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, तो बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। तो इसमें देखिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने फैसला सुनाया कि ये अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है, और इसके अतिरिक्त अदालत ने पाया कि यह अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन यहाँ पर करता है। फिर T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये कौन बने हैं, तो देखिए T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये बन गए हैं विराट कोहली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और कोहली ने एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच 2024 इंडियन प्रीमियर लीग के उद्घाटन मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है, और ये आपको ध्यान रखना है। और रोहित शर्मा कुल 11,156 रनों के साथ T20 क्रिकेट में दूसरे स्थान पर है। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका डेटा हमेशा चेंज होता है, क्योंकि अभी शायद ये हो कि रोहित शर्मा आगे निकल गए हों, लेकिन 12,000 रन बनाने वाले पहले व्यक्ति तो कौन है, ये विराट कोहली है, लेकिन दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा ही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको चेक करके चलना है। फिर अमूल ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है,
तो देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार अमूल ने ये शुरू किया है अमेरिका में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रतिष्ठित भारतीय डेयरी ब्रांड है अमूल, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में अपने एक उत्पाद का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन इसने शुरू किया है। और अमूल ब्रांड का स्वामित्व ये गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के पास है। और 1998 में भारत जो है वो यूएसए को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश यहाँ पर बन गया था। फिर किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए खुदाई ये शुरू की है? तो यह है मध्य प्रदेश के पन्ना में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये जो मंदिर है सबसे पुराना जिसकी बात चल रही है, ये आपको पन्ना जिले में स्थित नचने गांव में देखने के लिए मिलेगा। फिर है विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2024, ये कब मनाया गया है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2024 की, तो ये बना है 24 मार्च को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखिएगा। और ये जो दिवस है वो वैश्विक स्तर पर क्षय या तपेदिक रोग के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाते हैं। और ये बेसिकली संक्रामक रोग है जो कि मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। फिर है प्रथम मगही उपन्यास जिसका नाम है फूल बहादुर, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो अगर हम बात करें प्रथम मगही उपन्यास फूल बहादुर, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद ये किया है अभय के ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। मूल रूप से जो ये उपन्यास है वो लिखा है किसने? वो लिखा है जयनाथ पति ने, लेकिन अंग्रेजी में इसका अनुवाद ये किया है अभय के ने। अगर हम फूल बहादुर की बात करें तो बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर में आधारित ये एक उपन्यास है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ये चुना है भारत को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए भारत के दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में रणनीतिक बैठकों के लिए जेनेवा में एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है। और इसका उद्देश्य दूरसंचार और आईसीटी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना और नवीन पहलू का पता लगाना है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। और इसके महासचिव की बात करें तो यह डॉरेन बॉगडेन मार्टिन। फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। इसका उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्या? यह है जयंत मूर्ति, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप उसमें ध्यान रखिएगा। अब जो क्षुद्र ग्रह इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 215884 जयंती मूर्ति। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की, तो इसका अध्यक्ष कौन है? तो डेब्रा एल्मग्रेन इसके अध्यक्ष है, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मुख्यालय आपसे पूछ सकते हैं जो कि पेरिस फ्रांस में, और इसकी स्थापना हुई थी साल 1919 में। फिर मतदान में विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं के लिए किस संगठन ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया है? तो सक्षम ऐप को लॉन्च किया भारतीय चुनाव आयोग ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति घर से मतदान कर सकते हैं। और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये है राजीव कुमार, और अन्य चुनाव आयुक्त जो अभी बने थे उनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। फिर वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक असमानता पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित हुए हैं बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर होगा। ये पुरस्कार पहली बार दिया गया और पहली बार किसे मिला है? बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस को। और ये बात हुई है कि ये हर 2 साल के बाद यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। फिर चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम ये क्या रखा गया था? तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये रखा गया है शिव शक्ति, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रमा 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसको लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो LVM-3 M4 से इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है यहाँ पर प्रज्ञान रोवर। फिर 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है क्रिस्टिनिया पिचकोवा जो कि बिलोंग करती है चेक गणराज्य से। ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। आयोजन इसका हुआ था मार्च 2024 में। मेजबान देश था भारत और संस्करण था इसका 71वां। मेजबानी की थी फिल्म निर्माता करण जौहर और
जो 2013 की मिस वर्ल्ड थी मेगन यंग ने इसकी मेजबानी की थी और भारत को रिप्रेजेंट किया था शिनी शेट्टी ने, जो कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 भी बनी थी। फिर है विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे 2024। ये कब मनाया गया है? तो ये बना है 27 मार्च को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। और विश्व रंगमंच दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में और ये प्रतिवर्ष 27 मार्च को आईटीआई केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समुदाय द्वारा मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस का उद्देश्य लोगों को रंगमंच के महत्व और सामाजिक मुद्दों के बारे में दर्शकों को सिखाने के लिए उनके अविश्वसनीय तरीकों के बारे में शिक्षित करना है। फिर म्यांमार में भारत का अगला राजदूत, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो म्यांमार में भारत का अगला राजदूत ये नियुक्त हुए हैं अभय ठाकुर, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये थे आपके टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हमने लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर यहाँ पर आपसे पूरा डिस्कस किया है। और अब हम चलते हैं कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस की तरफ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आपके टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे। इसके अलावा और जो एशिया देश है उनके नाम भी आप मुझे बताओगे और इनमें से जो भी आंसर है उसकी कैपिटल, वहाँ की करेंसी और वहाँ पे जो पीएम है, प्रेसिडेंट है, जो भी है उनका नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला संयुक्त राष्ट्र भूमि नायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके अलावा पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। जिस किसी को भी पीडीएफ को परचेस करना है करंट अफेयर की फ्रॉम जनवरी टू मई, वो परचेस कर सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप सेपरेटली मई मंथ की पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com, इस पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ हमारी अवेलेबल है, जो भी लेटेस्ट पीडीएफ आती है, उन सभी की लिंक जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर का क्विज देखने के लिए मिल जाएगा और करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर बाय रवि जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिलेगी, तो आप उसको भी ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने वेबसाइट आपको बताई है उसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पर आपको सभी जो पीडीएफ है उन सभी की लिंक यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।